हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में मेटलर्जी के 2023 के क्वेश्चन नंबर 24 टू 29 को डिस्कस किया गया है। सो लेट्स स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 24 है, मैच द डिफेक्ट्स इन कॉलम 1 विद करस्पॉन्डिंग मेटल फॉर्मिंग टेक्निक्स इन कॉलम 2। प्रीवियस 3 लेक्चर्स में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस के डिफेक्ट्स को बहुत ही डिटेल्स में एक्सप्लेन किया गया है। उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहां से आप वो लेक्चर्स देख सकते हैं। नाउ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस के डिफेक्ट से क्वेश्चन तो आता ही है गेट में, 1 मार्क्स का या 2 मार्क्स का, एंड जनरली मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस होता है। सो मेरे मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स के लेक्चर्स को देखने के बाद आप डेफिनेटली उन क्वेश्चंस को आंसर कर पाएंगे। ओके, सो इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं। सिंस ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है तो हम लोग डायरेक्टली देखेंगे। कोल्ड शट जो है वो फोर्जिंग का डिफेक्ट होता है। ओके, जिपर ब्रेक्स रोलिंग में आता है। स्ट्रेचर स्ट्रेन शीट मेटल फॉर्मिंग में आता है। एंड सेंटर बर्स्ट, जिसे हम लोग शेवरन क्रैकिंग भी बोलते हैं, वो ड्राइंग प्रोसेस का डिफेक्ट होता है। तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा? P का 4, Q का 1, R का 2 एंड S का 3। 4 1 2 3, दैट इज ऑप्शन A इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 है, इन रोलिंग द पॉइंट ऑन द surface of contact between roll and sheet where surface velocity of the roll is equal to the velocity of the sheet is referred as। तो ये डायग्राम हमारा रोलिंग कंडीशन को डिपिक्ट कर रहा है। रोलिंग में जनरली थिकनेस रिडक्शन होता है विच रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द स्लैब। विथ में जनरली एप्रिशिएबल चेंज नहीं आते हैं। ओके, तो ये दो रोल है, रोल 1 मान लेते हैं इससे, एंड ये रोल 2 है। ये दोनों ही एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है एंड एट द सेम टाइम रिक्वायर्ड लोड प्रोवाइड करता है फॉर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ द स्लैब। ये हमारा स्लैब है जो रोल में एंटर कर रहा है एंड इसका थिकनेस रिडक्शन हो रहा है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो रहा है एंड वो इस साइड से बाहर आ रहा है। नाउ सपोज ये इनिशियल थिकनेस H1 है इस स्लैब का, और ये फाइनल थिकनेस जो है इस स्लैब का वो है H2। नाउ रोल, ये स्लैब जो है जब इस रोल में एंटर करता है, सपोज ये प्लेन पे एंटर कर रहा है, तो ये पॉइंट पे जो वेलोसिटी है, इस प्लेन पे जो वेलोसिटी है इस शीट की, उसे हम मान लेते हैं V1 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन इस शीट जो एग्जिट हो रहा है इस रोलिंग मिल से, इसकी वेलोसिटी हम मान लेते हैं V2 मीटर पर सेकेंड। नाउ जो वॉल्यूम होगा इस मटेरियल का जो इस रोल के थ्रू पास हो रहा है वो तो कांस्टेंट होगा। मींस जितना वॉल्यूम एंटर कर रहा है उतना ही वॉल्यूम एग्जिट करेगा, राइट? बस डिफरेंस क्या आ रहा है? थिकनेस में और लेंथ में। थिकनेस डिक्रीज हो रहा है और लेंथ इंक्रीज हो रहा है। विड्थ को हम लोग ऑलमोस्ट कांस्टेंट मान लेते हैं। नाउ स्लैब का जो ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है वो ऑलमोस्ट रेक्टेंगुलर टाइप का होता है, उसको हम क्यूबॉइड मान सकते हैं। क्यूबॉइड का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? ब्रेथ इंटू हाइट इंटू लेंथ, राइट? यहाँ पे हाइट थिकनेस हो जाएगा और ब्रेथ इंटू थिकनेस इंटू लेंथ। ओके, नाउ ये जो ये पार्ट यहाँ पे जो मटेरियल है, ये मटेरियल V1 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से मूव कर रहा है, राइट? तो 1 सेकेंड में हम ये कह सकते हैं इस पॉइंट ए, इस प्लेन ए पे जो मटेरियल है उस वो V1 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा। सिमिलरली जो इस सिमिलरली जो एग्जिट पॉइंट होगा जहां से मटेरियल एग्जिट हो रहा है, सपोज पॉइंट बी है ये, वहां पे 1 सेकेंड में वो डिस्टेंस जो कवर करेगा स्लैब, वो पॉइंट जो डिस्टेंस, इनफैक्ट वो प्लेन जो डिस्टेंस कवर करेगा वो V2 मीटर होगा 1 सेकेंड में, राइट? तो हम कह सकते हैं अगर हम 1 सेकेंड में हमें पता करना है कि कितना वॉल्यूम एंटर कर रहा है और कितना वॉल्यूम एग्जिट कर रहा है, ऑफकोर्स वो दोनों इक्वल होगा। तो 1 सेकेंड, फॉर 1 सेकेंड हम वॉल्यूम बैलेंस करते हैं। तो ये जो प्लेन है, सिंस ये V1 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है तो इसका लेंथ हम V1 मान सकते हैं, V1, राइट? ब्रेथ तो B1 होगा, मान लेते हैं यहाँ का ब्रेथ, इस प्लेन एक के पास जो ब्रेथ है इनिशियल वो B1 है, और थिकनेस इसका है H1, राइट?
अभी ये इक्वल होगा जो एग्जिट प्लेन से जो मटेरियल 1 सेकेंड के लिए बाहर गया, तो 1 सेकेंड में वो V2 मीटर कवर करेगा, तो वो उसका लेंथ हो गया। ब्रेथ अगेन मान लेते हैं B2 है यहाँ पे, और जो थिकनेस है वो है H2। अब हम देख चुके हैं पहले ही, हम जानते हैं कि जो ब्रेथ में ज्यादा चेंजेस नहीं आता है रोलिंग के टाइम में, तो B1 इक्वल टू B2 हो गया, राइट। तो ये दोनों ही एलिमिनेट हो जाएगा इस इक्वेशन से। तो हमारे V1 की क्या वैल्यू आएगी? V1 की वैल्यू आएगी H2 डिवाइडेड बाय H1 इंटू V2, राइट। अभी हम जानते हैं कि H1 जो है दैट इज ग्रेटर देन H2, राइट। तो ये जो वैल्यू है H2 बाय H1, ये डेफिनेटली फ्रैक्शन है, राइट। तो जो V2 की जो भी वैल्यू होगी उसमें जब हम फ्रैक्शन मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऑब्वियसली V1 जो है वो छोटा होगा। V1 विल ऑलवेज बी लेस देन V2, राइट। और आई शुड से V2 शुड विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन V1। तो यहाँ से ये सारे कैलकुलेशन से क्या पॉइंट मैंने प्रूव किया कि जो हमारा मटेरियल है इस प्लेन पे, जो मतलब एंट्री प्लेन है उस पे जो मटेरियल है, वहां पे V1, उस शीट की वेलोसिटी V1 थी। जो एग्जिट प्लेन पे जितना मटेरियल था वहां पे वेलोसिटी V2 था, एंड V2 इज ग्रेटर देन V1। दिस मीन्स कि जो वेलोसिटी है इस शीट की, वो एंट्री प्लेन से एग्जिट प्लेन तक इंक्रीज हो रही है, राइट। वेलोसिटी ऑफ शीट या स्लैब जो भी हो, वो एंट्री प्लेन से एग्जिट प्लेन तक इंक्रीज हो रही है। अब इस रोल पे आते हैं ना। रोल पे किसी भी पॉइंट पे हमें वेलोसिटी का डायरेक्शन जानना हो तो हम क्या करते हैं, उस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, और वही टेंजेंट हमें वेलोसिटी का डायरेक्शन देगा। इस रोल की वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा, ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ रोल, ये कांस्टेंट होगा, राइट। और डायरेक्शन चेंज करता जा रहा है, वो डायरेक्शन हम टेंजेंट, किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करके निकाल सकते हैं। तो जब एंट्री से एग्जिट प्लेन जो है हमारा इस रोलिंग मिल का, वहां पे जो वेलोसिटी कुछ की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से चेंज हो रही है रोल की, इस तरीके से टेंजेंट हम ड्रॉ करते हैं हर जगह पे, पर मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। प्लस हमने ये अभी जस्ट देखा कि शीट की वेलोसिटी एंट्री से एग्जिट प्लेन तक इंक्रीज हो रही है। तो एक पॉइंट ऐसा डेफिनेटली आएगा जहां पर वेलोसिटी ऑफ शीट will be equal to velocity of roll, राइट। और उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं नो स्लिप पॉइंट या फिर न्यूट्रल पॉइंट, ओके, न्यूट्रल पॉइंट या नो स्लिप पॉइंट। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है, व्हेन क्रैक प्रोपगेट्स इन अ ब्रिटल मटेरियल द फॉलोइंग ऑप्शंस इज और आर करेक्ट। तो पहले हम समझते हैं कि इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी होता क्या है। और जब भी किसी मटेरियल में इलास्टिक डिफॉर्मेशन होता है तो क्या होता है, फर्स्ट हम मान लेते हैं हमारा ये एक मटेरियल है, इस मटेरियल पे हम फर्स्ट टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं, राइट। अभी ये फोर्स जो है मटेरियल के इलास्टिक लिमिट के अंदर ही है, तो ये मटेरियल थोड़ा इलोंगेट करेगा, ओके, फोर्स लगाए थोड़ा इलोंगेट किया, और फिर हम ये फोर्स रिमूव कर दिए, तो मटेरियल वापस से अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज को रिगेन कर लेगा, राइट। इलास्टिक डिफॉर्मेशन में यही होता है। तो ये होता कैसे है, जब फोर्स लगाते हैं मटेरियल पर, तो ये फोर्स जो है कुछ वर्क करता है इस मटेरियल पर इसको इलास्टिकली रिफॉर्म करने के लिए। अभी वो जो वर्क हुआ, जो भी वर्क हुआ इस मटेरियल के अंदर, ये फोर्स जो किया, वो वर्क जो है इस मटेरियल में स्टोर हो जाता है एज इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी, ओके। ये हम शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं फॉर इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी, ESE, ओके। अब जैसे ही हम ये फोर्स को रिमूव करते हैं, हम ये फोर्स को रिमूव कर दिए, तो ये इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी जो है हेल्प करता है इस मटेरियल को अपना ओरिजिनल शेप एंड साइज गेन करने में। तो ये कहानी होता है हमारा इलास्टिक डिफॉर्मेशन का। अब अगर फोर्स जो है वो हम इलास्टिक लिमिट से ऊपर लगा रहे हैं, स्ट्रेस, आई शुड सेड, अगर हम स्ट्रेस जो है वो इलास्टिक लिमिट से ऊपर लगा रहे हैं, ओके, तो इसका मतलब क्या, यहाँ पे प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा, परमानेंटली ये मटेरियल डिफॉर्म
हो चुका है। अब हम जब इलास्टिक लिमिट से ऊपर का फोर्स लगाए हैं, राइट, ये परमानेंटली डिफॉर्म हो चुका है, इतना इतना इसका चेंज इन लेंथ है, राइट। तो ये कैसे हुआ? तो जो इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी स्टोर हुआ था जब तक मटेरियल इलास्टिकली डिफॉर्म कर रहा था, अब क्या हुआ, उस एनर्जी का कुछ पार्ट जो है, या वो तो हीट में डेसिपेट हो गया एज अ हीट, कुछ पार्ट एज अ हीट डेसिपेट हो गया, और जो कुछ पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट जो होगा इस एनर्जी का, कुछ पार्ट एज अ हीट डेसिपेट हो गया, और जो कुछ रिमेनिंग पार्ट होगा वो हेल्प करता है मटेरियल को प्लास्टिकली डिफॉर्म करने में, प्लास्टिकली डिफॉर्म करने में। ओके, सो अब मटेरियल के पास या तो, अब इस मटेरियल के पास या तो इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी जीरो है, या फिर कुछ लेस अमाउंट में है देन ओरिजिनल, देन ओरिजिनल। तो हुआ क्या, जब मटेरियल प्लास्टिकली डिफॉर्म हुआ, तो जो भी इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी उस मटेरियल में स्टोर हुआ था, वो इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी डिक्रीज हुआ, राइट, राइट। अब अब मान लेते हैं ये एक ब्रिटल मटेरियल है, और ये है हमारा एक क्रैक जो इसके अंदर प्रेजेंट है, राइट। अब ये क्रैक प्रोपगेट कर रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि ये जो मटेरियल था हमारा इनिशियल, उसमें ये क्रैक का साइज बड़ा हो गया है। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो हमारा क्रैक के आसपास का जो मटेरियल है, ये सभी प्लास्टिकली डिफॉर्म हो रहा है, तभी ये क्रैक का साइज बड़ा हो पा रहा है, राइट। और जब हमने अभी जस्ट एक्सप्लेन किया मैंने कि जब भी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो रहा है मटेरियल का, तो जो भी इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी स्टोर होगा, दैट इज ईएसई, वो डिक्रीज करेगा। सो ऑप्शन ए कह रहा है इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी डिक्रीजेस, सो ये ऑप्शन करेक्ट है, राइट। नाउ व्हाट अबाउट सरफेस एनर्जी? सरफेस एनर्जी क्या होता है? सरफेस एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू क्रिएट न्यू सरफेस एरिया। तो इस मटेरियल में जब क्रैक प्रोपगेट कर रहा है, तो इस जगह पे तो पहले क्रैक नहीं था, यानी कि यहाँ पे जो मटेरियल थे वो आपस में बॉन्डेड थे, अच्छे से एटम्स आपस में बॉन्डेड थे। अब उस जगह पे क्रैक आ गया है। ये तो जब कोई भी बॉन्ड टूटता है, सपोज ये एटम ए है, ये एटम बी है, ये आपस में बॉन्डेड था, राइट। इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें एक एनर्जी देना होगा इसको, राइट। और यही एनर्जी सरफेस एनर्जी होता है। तो दूसरी टर्म से कह सकते हैं कि जब ये बॉन्ड टूटेगा, ये पहले एक मटेरियल था, अब ये बॉन्ड टूट रहा है, तो अब यहाँ पे दो अलग अलग मटेरियल बन गए, ए एंड बी, राइट। तो यहाँ पे दो न्यू सरफेस बना, तो अगेन जो एनर्जी रिक्वायर्ड हुआ दो न्यू सरफेस बनाने के लिए, वो एनर्जी हमारा हो गया सरफेस एनर्जी, राइट, राइट। तो अब ये सरफेस एनर्जी आता कहाँ से है? ये सरफेस एनर्जी हमें ये इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी ही प्रोवाइड करता है, ओके। तो इलास्टिक मटेरियल जब भी डिफॉर्म कर रहा है, तो उसके पास, जब तक वो इलास्टिकली डिफॉर्म किया, उसके पास इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी था, वो स्टोर हुआ मटेरियल में। अब मटेरियल प्लास्टिकली डिफॉर्म कर रहा है, प्लास्टिकली डिफॉर्म करने के लिए बॉन्ड्स का टूटना जरूरी है, और बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए जो एनर्जी हम देते हैं उसको हम लोग कहते हैं सरफेस एनर्जी, राइट, सरफेस एनर्जी। तो ये एनर्जी, इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी ही है जो सरफेस एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। तो सरफेस एनर्जी मस्ट इंक्रीज, और इलास्टिक एनर्जी डिक्रीज व्हेन क्रैक प्रोपगेट्स इन अ ब्रिटल मटेरियल। ओके, सो ऑप्शन बी जो है सरफेस एनर्जी इंक्रीजेस, ये भी करेक्ट ऑप्शन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए एंड बी है। क्वेश्चन नंबर 27 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिड्यूसिंग हाई साइकिल फटीग लाइफ ऑफ अ कंपोनेंट, राइट। ये क्वेश्चन हमारा फटीग से है। फटीग में आते ही सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है? एसएन कर्व, राइट, स्ट्रेस वर्सेस एन इज द नंबर ऑफ साइकिल्स टू फेलियर, ओके। तो हम जानते हैं हमारे पास दो तरीके का एसएन कर्व होता है। एक में कुछ इस तरीके से ग्राफ आता है, ये होता है हमारा नॉन फेरस मटेरियल के लिए, और फेरस मटेरियल के लिए जो एसएन कर्व होता है वो कुछ इस तरीके का होता है,
वो थोड़ी दूर तक डिक्रीज करेगा एंड देन वो कांस्टेंट हो जाता है। मीन्स कि इस स्ट्रेस के बाद वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइकिल्स को बियर कर सकता है, वो मटेरियल, वो कंपोनेंट, राइट। तो ये ग्राफ, ये इस टाइप का कर्व जनरली आता है हमारा फेरस एंड टिटेनियम अलॉय के लिए, फेरस एंड टिटेनियम अलॉयज के लिए, राइट। और ये वाला कर्व हमारा है फॉर नॉन फेरस मटेरियल। ओके, तो ये जो नंबर ऑफ साइकिल्स टू फेलियर है, वहां पे एक रेफरेंस लिया गया है 10⁵ ओके। इस 10⁵ के बाद इस कर्व को इस दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, दोनों ही कर्व को 10⁵। तो इसके इस साइड जो कर्व का पार्ट आता है वो हम लोग रेफर करते हैं एज हाई साइकिल फेटिक लाइफ, और इस साइड जो रहता है, मतलब नंबर ऑफ साइकिल्स टू फेलियर जो है 10⁵ से कम होगा, उसको हम लोग कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं लो साइकिल फेटिक लाइफ। लो साइकिल फेटिक। तो अब हम लोग देखते हैं कि जो फटीग लाइफ है मटेरियल का, जो किसी भी कंपोनेंट का फटीग लाइफ है, उसको हम लोग इंक्रीज कैसे कर सकते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो फटीग लाइफ ऑफ अ कंपोनेंट को अफेक्ट करते हैं। वन मोर थिंग, ये सारे फैक्टर्स जो हैं सेम होंगे फॉर लो साइकिल फटीग एज वेल एज हाई साइकिल फटीग। ओके, ठीक, तो इसे वन बाय वन देख लेते हैं। पहला है हमारा मीन स्ट्रेस। तो मीन स्ट्रेस और जो फटीग लाइफ है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, मीन स्ट्रेस अगर इंक्रीज कर रहा है तो फटीग लाइफ डेफिनेटली डिक्रीज करेगा। इस कर्व से आप देख सकते हैं ये जो ग्राफ है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ है, मींस वाई और एक्स एक्सेस पे जो कुछ भी है वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, राइट। ये हमारा स्ट्रेस है, स्ट्रेस एम्पलीट्यूड हो सकता है, मीन स्ट्रेस हो सकता है, और ये एन जो है नंबर ऑफ साइकिल्स टू फेलियर है, जिसको हम लोग अदर वर्ड में फटीग लाइफ ही कहते हैं, राइट। तो ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ना दूसरा फैक्टर है सरफेस इफेक्ट। तो कोई भी मटेरियल जब हम लोग बनाते हैं तो उसमें मशीन ऑपरेशंस होता है। नाउ ड्यूरिंग मशीन ऑपरेशंस ऑफ अ कंपोनेंट स्क्रैचेस, ग्रूव्स या क्रैक्स आ ही जाते हैं सरफेस पर। जितना ज्यादा क्रैक होगा सरफेस पर, फटीग फेलियर का चांसेस भी उतना ही ज्यादा होगा, बिकॉज जो क्रैक्स होंगे वो स्ट्रेस एम्पलीफाई कर देता है। क्रैक का जो टिप होता है वो स्ट्रेस को एम्पलीफाई कर देता है, जिसकी वजह से फटीग लाइफ अगेन डिक्रीज हो जाती है, राइट। सो फॉर सेम स्ट्रेस लेवल, क्रैक्ड सरफेस का जो फटीग लाइफ है वो कम होगा कंपेयर टू पॉलिश्ड एंड फिनिश्ड सरफेस। सो क्रैक्स एंड ग्रूव्स को सरफेस से रिमूव करना बहुत ही जरूरी होता है, इसीलिए कंपोनेंट का सरफेस फिनिश भी किया जाता है। ओके, तो जितना ज्यादा कंपोनेंट का सरफेस फिनिश अच्छा होगा, जितना ज्यादा पॉलिश्ड होगा सरफेस, उतना ही अच्छा फटीग लाइफ होगा। अब दूसरा है हमारा डिजाइन फैक्टर। In a component, presence of any notch or geometrical discontinuities also act as a stress rager. जिस तरीके से क्रैक का टिप स्ट्रेस रेजर की एक्ट करता है, उसी तरह से अगर किसी कंपोनेंट में जितने ज्यादा कॉर्नर्स होंगे, होल्स होंगे, थ्रेड्स होंगे, कोई भी शार्प पॉइंट्स होगा, उतना ही ज्यादा स्ट्रेस एम्पलीफिकेशन साइड्स होगा, जिसकी वजह से अगेन फटीग लाइफ कम हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मान लेते हैं कि कोई शाफ्ट है, ये किसी शाफ्ट के पार्ट को डिनोट कर रहा है। बहुत अच्छी ड्राइंग नहीं बनी है, बस जस्ट इमेजिन ये एक सर्कुलर पार्ट है, उसमें एक इस तरीके से रेक्टेंगुलर या फिर सिलिंड्रिकल पार्ट अटैच्ड है। ओके, तो यहाँ पे ये शार्प पॉइंट है, तो ये ए फर्स्ट डिजाइन है। हमारा सेकंड डिजाइन कुछ इस तरीके का है, सेम मटेरियल का, ये उसका सर्कुलर पार्ट हो गया। इसमें जो सिलेंडर अटैच्ड है उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसको हमने कुछ इंक्रीज कर दिया। तो इन दोनों डिजाइन्स में क्या अंतर है, यहाँ पे शार्प पॉइंट प्रेजेंट है इन दोनों ही जगह पे, और यहाँ पर नहीं है। इस पॉइंट का रेडियस ऑफ कर्वेचर को हमने इंक्रीज करके अटैच किया है इस सिलेंडर को इस पे। तो ये मटेरियल का फटीग लाइफ कम होगा, फटीग लाइफ लेस होगा एज कंपेयर टू दिस मटेरियल।
तो ये इफेक्ट होता है डिजाइन फैक्टर का। ओके, अब हमारा फोर्थ है सरफेस ट्रीटमेंट। ओके, तो सरफेस ट्रीटमेंट इज डन टू हार्डन द सरफेस ऑफ अ कंपोनेंट, जिससे फटीग लाइफ इंक्रीज होता है। ओके, मीन्स किसी भी कंपोनेंट का सरफेस अगर हार्ड है, सरफेस को हार्ड करने के लिए हमने जो भी सरफेस ट्रीटमेंट किया है, उससे जो फटीग लाइफ है वो इंक्रीज होता है। ओके, तो एक बहुत ही इफेक्टिव सरफेस ट्रीटमेंट मेथड है फटीग लाइफ इंक्रीज करने का, दैट इज बाय इंड्यूसिंग रेसिड्यूअल रेसिड्यूअल कंप्रेसिव स्ट्रेस ऑन द सरफेस ऑफ अ कंपोनेंट। अगर हम लोग कंपोनेंट के सरफेस पे रेसिडुअल कंप्रेसिव स्ट्रेस डालते हैं, तो ये हमारा सरफेस को हार्ड करता है एंड फटीग लाइफ को इंक्रीज करता है। और ऐसा करने का एक प्रोसेस होता है जिसे हम लोग शॉर्ट पिनिंग कहते हैं ना। शॉर्ट पिनिंग में क्या होता है, बहुत ही स्मॉल एंड हार्ड पार्टिकल्स लेते हैं हम लोग, ओके, जिसको हम लोग शॉर्ट कहते हैं। इन शॉर्ट्स को वेरी हाई वेलोसिटी पे कंपोनेंट के सरफेस पे प्रोजेक्ट किया जाता है। ओके, सपोज ये हमारा कंपोनेंट का सरफेस है, तो इन शॉर्ट्स को वेरी हाई वेलोसिटी पे, वेलोसिटी v1 से जा रहा है जो कि मान लेते वेरी हाई है, उससे इस सरफेस पे प्रोजेक्ट करेंगे। इन पार्टिकल्स का जो डायमीटर होता है वो जनरली 0.1 to 1 mm होता है, जो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। अब इस पार्टिकल को जब हम प्रोजेक्ट किए सरफेस पे हाई वेलोसिटी से, उसकी वजह से कुछ डिफॉर्मेशन हुआ इस पार्टिकल पर, और वो डिफॉर्मेशन जो हुआ उसकी वजह से इस सरफेस पे रेसिडुअल कंप्रेसिव स्ट्रेस, शॉर्ट फॉर्म पे आरसीएस लिख रहे हैं यहाँ पे, इंड्यूस कर दिया। तो ये रेसिडुअल कंप्रेसिव स्ट्रेस जो इंड्यूस हुआ सरफेस पे, वो टेंसाइल स्ट्रेस जो भी प्रेजेंट होगा उसको नलीफाई कर देगा, और क्रैक फॉर्मेशन का टेंडेंसी डिक्रीज होगा, और फटीग लाइफ इंक्रीज कर जाएगा, फटीग लाइफ इंक्रीज कर जाएगा। ओके, एक और प्रोसेस है हमारा सरफेस ट्रीटमेंट में सरफेस को हार्डन करने के लिए, जिससे हम लोग कहते हैं केस हार्डनिंग। ओके, इसमें जनरली हम लोग सरफेस के केस को जनरली 1 mm डीप तक हार्डन करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ कार्बोनाइजिंग और नाइट्राइडिंग, जिसमें कार्बन या नाइट्रोजन आइटम्स को हम लोग डिफ्यूज करवाते हैं कंपोनेंट के सरफेस पर। इसकी वजह से अगेन हार्डनेस इंक्रीज होता है सरफेस का, देन इनर कोर, और सरफेस हार्ड होता है तो फटीग लाइफ भी इंक्रीज होता है। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिड्यूसिंग द हाई साइकिल फटीग लाइफ ऑफ अ कंपोनेंट। तो हमने भी जितने भी चीज डिस्कस किया उसमें हमने बात की थी फटीग लाइफ ऑफ द कंपोनेंट को इंक्रीज करने की, राइट। सो रिड्यूस करने के लिए हमने देखा कि मीन स्ट्रेस जो है फटीग लाइफ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर हम लोग मीन स्ट्रेस को अगर इंक्रीज करेंगे तो फटीग लाइफ ऑब्वियसली रिड्यूस होगा, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। Now second is increasing the surface roughness. So हमने surface effect में देखा था कि surface जितना ही ज्यादा polished होगा उतना ही fatigue life जो है अच्छा होगा, यानी कि increase होगा। तो अगर हम लोग surface के roughness को increase करेंगे तो fatigue life obviously decrease होगा। ऑप्शन ए एंड बी तो करेक्ट है। सी में कह रहा है employing शॉर्ट पिनिंग, तो हमने देखा शॉर्ट पिनिंग एम्प्लॉय करके सरफेस पे जो है हम रेसिडुअल कंप्रेसिव स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से फटीग लाइफ इंक्रीज होता है। तो short pinning is not responsible for increasing the fatigue life. Sorry, short pinning is not responsible for reducing the fatigue life. तो ये ऑप्शन सही नहीं है। An absence of sharp corners in the component. तो हमने देखा था कि अगर शार्प कॉर्नर प्रेजेंट हो तो फटीग लाइफ जो है कंपोनेंट की कम होती है, राइट। तो एब्सेंस ऑफ शार्प कॉर्नर्स विल इंक्रीज द फटीग लाइफ, नॉट डिक्रीज। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए एंड बी है। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग टेक्निक फॉर डिटेक्टिंग इंटरनल डिफेक्ट्स इन स्टील कंपोनेंट इज और आर। तो हमें बताना है कि इन सब में से इंटरनल डिफेक्ट्स को डिटेक्ट करने के लिए हम लोग कौन सा नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग टेक्निक यूज करते हैं। तो हमारा पहला है एक्सरे टोमोग्राफी। तो ये क्या होता है, ये एक नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड है विच यूज एक्सरे डिफ्रैक्शन टू विजुअलाइज इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टलाइन मटेरियल। जैसे कि डिफेक्ट्स हो गया, क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स हो गया, ये सभी हमें इंटरनल जो भी है क्रिस्टलाइन मटेरियल में उसका
इंटरनल स्ट्रक्चर हम लोग इस टेस्ट से पता कर सकते हैं। ये एक्सरे टोमोग्राफी तो इंटरनल डिफेक्ट के लिए हो गया। दूसरा है अल्ट्रासोनिक टेक्निक। तो इसमें क्या करते हैं, हाई फ्रिक्वेंसी साउंड वेव्स को यूज करते हैं टू इंस्पेक्ट इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मटेरियल्स एंड फ्लॉज लाइक क्रैक, वॉइस, पोरोसिटी एक्सेट्रा। ओके, तो अगेन ये भी हमारा इंटरनल टेस्टिंग टेक्निक ही हुआ। देन गामा रे रेडियोग्राफी, इसमें क्या करते हैं, हम लोग एक रेडियो एक्टिव मटेरियल यूज करते हैं जो गामा रेज को एमिट करता है, राइट। और ये गामा रेज जो है ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं जो मटेरियल के अंदर पेनिट्रेट कर जाते हैं। You know, density and thickness variation within the material cause different levels of absorptions of these gamma rays, and जो गामा रे ट्रांसमिट हुआ बाहर वो डिजिटल डिटेक्टर पर इंटरनल स्ट्रक्चर एंड डिफेक्ट का इमेज क्रिएट करता है। अगेन ये भी इंटरनल डिफेक्ट के लिए ही यूज करते हैं हम लोग। अब है हमारा फोर्थ डाई पेनिट्रेशन टेस्ट। तो ये हम लोग सरफेस क्रैक्स के लिए यूज करते हैं। सरफेस क्रैक्स को डिटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। इसमें जनरली किसी डाई को सरफेस पे अप्लाई करते हैं, थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, एंड बाद में सरफेस को क्लीन करने के बाद सरफेस को हम लोग माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो जो क्रैक्स होगा, जो भी सरफेस पे क्रैक्स प्रेजेंट होगा, उन क्रैक्स में ये जो डाई हमने सरफेस पे अप्लाई किया था वो डाई पेनिट्रेट कर गया होगा, जिससे हमें सरफेस का क्रैक्स पता चलता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ए, बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। द कंडीशंस फॉर हाई डिग्री म्यूचुअल सब्स्टिट्यूशन सॉलिड सोल्युबिलिटी ऑफ टू मेटल्स इज और आर। तो ये क्वेश्चन हमारे क्लियरली ह्यूमेरोथरी रूल से है। तो ह्यूमेरोथरी रूल्स है सेट ऑफ बेसिक रूल्स जो कंडीशन डिस्क्राइब करता है फॉर एनी एलिमेंट टू डिसॉल्व इन अ मेटल फॉर्मिंग अ सॉलिड सोल्यूशन। तो हमारे पास दो सेट्स ऑफ रोथरी रूल होते हैं, एक सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सोल्यूशन के लिए, दूसरा इंटरस्टिशियल सॉलिड सोल्यूशन के लिए। तो पहले हम सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सोल्यूशन का देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो रूल है वो है द एटॉमिक रेडियस ऑफ द सोल्यूट एंड द सॉल्वेंट एटम मस्ट डिफर बाय नो मोर देन 15%। जो सोल्यूट एंड सॉल्वेंट एटम का जो रेडियस डिफरेंट है वो 15% से लेस ही होना चाहिए ऑलवेज। दूसरा है हमारा क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट मस्ट बी सिमिलर। एक्चुअली सिमिलर नहीं, यहाँ पे सेम होगा, सेम। ओके, क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट एटम मस्ट बी सेम। हमारा थर्ड कंडीशन है कंप्लीट solubility occurs when solvent and solute have same valency। वैलेंसी भी सॉल्वेंट एंड सोल्यूट एटम का सेम होना चाहिए। एंड हमारा फोर्थ है द सोल्यूट एंड द सॉल्वेंट एटम मस्ट हैव सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस उनका बहुत ही कम होना चाहिए। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा होता है तो बन जाता है हमारा इंटर मेटालिक कंपाउंड, फिर वो सोल्यूशन नहीं रहता। ओके, अब एक बार हम लोग इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशंस का भी रूल्स देख लेते हैं। नाउ सिंस इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन मतलब कि जो सोल्यूट एटम है वो वॉइड्स में जाके बैठेगा, राइट। तो यहाँ पे जो सोल्यूट एटम्स है वो सॉल्वेंट एटम्स के कंपैरिजन में बहुत ही छोटा होना चाहिए, जनरली 59% छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस यहाँ पे भी सिमिलर होना चाहिए, जस्ट लाइक सब्स्टिट्यूशन सॉलिड सोल्यूशन। एंड द थर्ड पॉइंट इज कि सोल्यूट एंड सॉल्वेंट एटम्स जो है उसका वैलेंस अगेन सेम होना चाहिए। जितना ज्यादा डिफरेंस होगा वैलेंस में, सोल्युबिलिटी जो होगी सोल्यूट एंड सॉल्वेंट एटम की उतनी ही ज्यादा कम होगी। तो ये हमारा सेट ऑफ ह्यूमन रोटरी रूल्स है फॉर इंटरस्टिशियल सॉलिड सोल्यूशन एंड सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सोल्यूशन। तो क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सोल्यूशन पूछा गया है, तो देखते हैं। ऑप्शन ए है मेटल शुड हैव सेम वैलेंस। यस, ये करेक्ट है। मेटल शुड हैव सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर। यस। Again, the difference in atomic size of metal should be less than 15%. Yes. The difference in electronegativity of metal should be large. No. जैसे मैंने अभी कहा कि यहाँ पे फोर्थ पॉइंट था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज्यादा लार्ज होगा वहां पे इंटरमेटालिक कंपाउंड बनने का चांस होता है, सॉलिड सोल्युबिलिटी का नहीं। सो ऑप्शन ए, बी एंड सी आर करेक्ट। So this was all in this lecture. नेक्स्ट लेक्चर में गेट 2023 के आगे के मेटलर्जी से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगी। प्लीज लाइक
share and subscribe my channel, and also click on the bell icon to receive the notification on the latest update on my channel. Thank you.